हमारे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा है। जाहिर है इसका सेहतमंद रहना भी बेहद ज़रूरी है, लेकिन जिस तरह की लाइफस्टाइल आजकल चल रही है, घंटों फ़ोन पर स्क्रॉलिंग करते रहना, डिप्रेशन, एंजाइटी से जूझना, इससे क्या ब्रेन की हेल्थ प्रभावित होती है? ब्रेन हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए, हमारे ब्रेन को स्ट्रांग बनाने के लिए और हमारे दिमाग से संबंधित बीमारियों से दूर रहने के लिए क्या बेहद ज़रूरी है? क्या नींद और अच्छा खाना इसे बेहतर बना सकता है? इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अरुण गर्ग। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि मुझे कैसे पता चले, एक आम इंसान को कैसे पता चले कि मुझे आपकी ज़रूरत है? तो देखिए, दो अलग अलग ग्रुप होते हैं जिसमें कि हम कहते हैं कि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। एक तो एक्यूट ग्रुप, एक्यूट जिसको कि अचानक कोई सिम्टम हो रहे हैं। दूसरा ग्रुप है जो कि क्रॉनिक चल रहा है। तो एक्यूट ग्रुप मैं सबसे पहले कहता हूँ कि कुछ अलार्मिंग चीज़ें होती हैं जो ध्यान रखना चाहिए, जो कि जानलेवा हो सकती हैं, जो परमानेंट डिसेबिलिटी को लीड कर सकती हैं। तो एक तो होते हैं स्ट्रोक के सिम्टम, जो एक्यूट प्रॉब्लम होती है स्ट्रोक यानी कि अचानक किसी के शरीर के एक हिस्से में लकवा हो जाना, या एक तरफ देखना कम हो जाना, या बोलने में दिक्कत आ जाना, या कन्फ्यूज़न हो जाना, या चलने में दिक्कत आ जाना। तो अचानक किसी को ये सिम्टम होते हैं। एक टर्म यूज़ होती है बी फास्ट, बी फॉर बैलेंस, ई फॉर आई प्रॉब्लम, एफ मतलब फेस का ड्रूपिंग हो जाना, ए का मतलब आर्म का लटक जाना, एस का मतलब स्पीच की प्रॉब्लम, और टी यानी टाइम। तो किसी को इनमें से एक भी सिम्टम अचानक होता है कि बैलेंस चला गया, आंख में देखने में दिक्कत आ गई, या कोई हाथ लटक गया, तो इसका मतलब समझ लीजिए उसको स्ट्रोक है, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। तो स्ट्रोक है तो इमीडिएटली नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। दैट इज मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट सीरियस एक्यूट प्रॉब्लम, जिसमें कि यदि टाइम से आप प्रॉपर हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे तो आपको क्लॉट बस्टिंग ड्रग दे के उस ब्रेन के हिस्से को बचाया जा सकता है और परमानेंट डिसेबिलिटी से बचा जा सकता है। तो एक तो हो गया स्ट्रोक वाला सिम्टम। दूसरा होता है डेंजरस हेडेक्स। डेंजरस हेडेक्स क्या होते हैं कि जिसमें किसी को अचानक सडन सीवियर वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ, यानी बोल्ट इन ब्लू, अचानक जैसे बिजली कड़की आसमान में, ऐसा एकदम से कट से बहुत तेज दर्द हुआ, ऐसा दर्द की कभी नहीं हुआ, तो उसको समझ लीजिए कि उसको ब्रेन हेमरेज हो गया है। उसको टाइम वेस्ट किए बिना आप हॉस्पिटल में पहुंचा दीजिए। तीसरा प्रॉब्लम आती है कि किसी को सब एक्यूट हेडेक हो रहा है। सब एक्यूट का मतलब हम कहते हैं कि किसी को 1-2 महीने से, कुछ दिनों से सर में दर्द चल रहा है, और जो दर्द की गोली लेने पे या तो कम हो जाता है या ठीक नहीं होता, और धीरे धीरे हो सकता है कि कभी आंखों में देखने में दिक्कत आने लगे, कभी कभी सुनने में दिक्कत आने लगे, कान में रिंगिंग की सेंसेशन होने लगे। ये सब एक्यूट हेडेक भी बहुत डेंजरस होते हैं, जो कि लगातार चल रहे हैं और दवाई से रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। साथ में यदि फीवर है, हेडेक के साथ फीवर है, तो एक अलार्मिंग साइन हो गया, रेड फ्लैग हो गया। यदि किसी के हाथ पैर में सूनापन या झंझनाहट या लकवा हो रहा है तो भी रेड फ्लैग हो गया। देखने में डबल दिख रहा है तो भी रेड फ्लैग हो गया। कान में घू की आवाज़ आ रही है, सुनाई देना कम हो रहा है तो भी रेड फ्लैग हो गया। तो किसी को भी हेडेक के साथ रेड फ्लैग्स हैं। और जो सब एक्यूट ड्यूरेशन है कि मतलब कुछ दिन के अंदर हो रहा है, कुछ हफ्तों में हो रहा है, कुछ महीने में हो रहा है, वो हेडेक बहुत डेंजरस हो सकते हैं। स्पेसिफिकली फीमेल्स, जो यंग ओबीस फीमेल्स होती हैं, उनके अंदर ब्रेन का प्रेशर बढ़ जाता है बिना किसी रीज़न के। इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन उसको कहते हैं। उसका यदि टाइम से डायग्नोसिस कर लेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म विजन की प्रॉब्लम से बच पाएंगे। विजन में क्या होता है कि दे कैन लूज विजन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल कंप्लीट ब्लाइंडनेस विच इज इरिवर्सिबल। तो टाइमली ट्रीटमेंट, आप ब्रेन का प्रेशर कम कर दोगे, आंख के ऊपर प्रेशर हट जाएगा, तो आप विजन को बचा सकते हो। इसी तरह से एक और प्रॉब्लम होती है जो कि ब्रेन की गंदा खून ले जाने वाली वेसल्स, जो वीनस साइनसेस होते हैं, उसमें क्लॉट हो जाता है, वो भी ऐसे सब एक्यूटली प्रेजेंट करता है। वो भी उसके कारण से भी आपको परमानेंट लॉस ऑफ विजन हो सकता है या परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है। एक एल्डरली एज ग्रुप के अंदर जो सब एक्यूट हेडेक्स होते हैं, वो बहुत, वन शुड बी वेरी कॉशियस। कोई एल्डरली पर्सन आपके पास आता है कि मेरे को 2-3 महीने से सिर में दर्द बना हुआ है, किसी चीज़ से आराम नहीं मिल रहा है, एग्जामिनेशन में आपको कोई फाइंडिंग नहीं मिलती, आप सीटी स्कैन कराते हो, उसके अंदर आपको सबड्यूरल हेमेटोमा यानी ब्रेन के बाहर ब्लड का कलेक्शन मिलता है। कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री हो जरूरी नहीं है। ट्रिवियल ट्रॉमा कैन ऑल्सो कॉज सबड्यूरल हेमेटोमा। सबड्यूरल हेमेटोमा है ब्रेन की सतह के बाहर और झिल्ली के अंदर ब्लड का कलेक्ट हो जाना, और वो ब्रेन को प्रेशर करता रहेगा। तो सब एक्यूट हेडेक इन एल्डरली सबड्यूरल हेमेटोमा शुड बी kept in the mind।
इसके अलावा कभी कभी आँखों का प्रेशर ज़्यादा होता है, ग्लूकोमा होता है, उससे भी ऐसे हेडेक्स हो सकते हैं। कभी कभी टेम्पोरल आर्टराइटिस एक बीमारी होती है जहाँ पे कि टेम्पोरल यहाँ पे पल्सेशन उसकी उस आर्टरी की स्वेलिंग होने के कारण से भी सब एक्यूट हेडेक हो सकते हैं, जो कि डेंजरस हो सकते हैं, जिसमें भी आँख की रोशनी जा सकती है। मतलब अगर आपको हेडेक हो रहा है, वो लगातार बना हुआ है, तो उसे हल्का ना लें। ज़रूरी नहीं कि आपके ब्रेन में कोई बहुत बड़ी परेशानी हो, बड़ी तकलीफ हो। एक हेडेक भी आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। आपके पास जितने लोग आते हैं सर, उसमें जो एज ग्रुप है, क्या यंगस्टर भी जल्दी से जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं? आजकल जो ब्रेन से संबंधित जो भी बीमारियां लेकर आपके पास आते हैं, उसमें यंगस्टर्स कितने होते हैं? तो यंगस्टर्स तो मैं कहूँगा कि आज के टाइम में 50% यंगस्टर्स हैं, और यंगस्टर्स की प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द टाइम इज रिलेटेड टू लाइफ। जैसे अल्जाइमर जैसी बीमारियां और डिमेंशिया जैसी बीमारियां क्या यंगस्टर्स में हैं? अब यंगस्टर्स आते हैं मेरे पास कि मेरी याददाश्त कम हो रही है, मेमोरी में आई एम लूजिंग माई मेमोरी। अब मेमोरी में मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि उनको अल्जाइमर डिजीज़ नहीं है। अल्जाइमर डिजीज़ का देयर इज़ अ क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे हम कहते हैं कि अल्जाइमर डिजीज़ है। तो मोस्टली जो प्रॉब्लम आती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ मल्टीटास्किंग एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स, वेयर वो रात को सो नहीं रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे होते हैं, खाने पीने का कोई कंट्रोल नहीं होता है, अल्कोहल का अब्यूज़ होता है, स्मोकिंग हो रही होती है। तो इन सारी चीज़ों के कारण से धीरे 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 उनको ऐसा लगता है कि वो चीज़ों को रिटेन ही नहीं कर पा रहे हैं। रिटेन नहीं कर पा रहे हैं तो उनको लगता है कि मेमोरी लूज कर रहे हैं। तो लेकिन प्रॉब्लम इज मल्टीटास्किंग एंड यू आर नॉट रजिस्टरिंग द सर्टेन इवेंट्स। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं जब बात कर रहा हूँ तो मैं इस इवेंट को मैंने रजिस्टर किया ब्रेन के अंदर, ब्रेन में रजिस्टर करके उसको रिटेन कर लिया एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर। जब उसको रिटेन कर लिया, जरूरत होने पे आई रिकॉल इट, जब रिकॉल करूँगा तो उसको रिप्रोड्यूस करूँगा। दिस इज मेमोरी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है अटेंशन की, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे हो जो कि आप रजिस्टर ही नहीं कर रहे हो, अटेंटिव नहीं हो, रजिस्टर नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको लगता है कि मेमोरी लूज कर रहे हो। डॉक्टर अरुण, एक शब्द आजकल बहुत चर्चा में है, ब्रेन फॉग। इसे लेकर बहुत सारी सोशल मीडिया पे रील्स भी चल रही हैं, बहुत एक्सपर्ट्स बताते भी हैं क्या है एग्जैक्टली ये होता क्या है, और क्या वाकई ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है हमारे लिए? तो जैसे मैंने बताया कि अटेंटिवनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेमोरी नेटवर्क। तो फॉग इज टेम्पररी फ्यूग स्टेट, कुछ देर के लिए आप कंफ्यूज हो गए, आपको समझ नहीं आया क्या करना है, क्या बोलना है, क्या एक्टिविटी क्या होनी चाहिए उस पर्टिकुलर उस पर। आप कभी कभी अटक जाते हो, जवाब नहीं दे पाते किसी क्वेश्चन का। तो कुछ देर के लिए आपका ब्रेन कंफ्यूज हो गया, दैट इज फॉग। और कंफ्यूज मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूजन इज बिकॉज ऑफ इनअटेंटिवनेस। सो आप अटेंटिव नहीं हो तो आपको कंफ्यूजन है, और उसमें कुछ टाइम लगेगा आपको सोचने में कि क्या क्वेश्चन पूछा गया और उसका कैसे आंसर करना है। लेकिन जब ये रिपीटेड फॉग स्टेट होती है, देन वन शुड बी कॉशियस कि कहीं ये डिमेंशिया का बिगनिंग तो नहीं है। तो डिमेंशिया का जैसे मैंने बताया कि रजिस्टर, रिटेन, रिप्रोड्यूस एंड रिकॉल, इसी तरह से जो अटेंटिवनेस होती है उसको यदि हम सर्किट को समझेंगे तो ब्रेन, हमारे जो भी इंफॉर्मेशन जाती है वो ब्रेन स्टेम पे जाती है, जहाँ पे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है। तो मेरी जो यहाँ पे पोजीशन सेंस है, जो रेस्पॉन्स, जो भी टिकलिंग सेंसेशन होता है, स्टिमुलेशन होता है, या मैं आँख से जो देखता हूँ, मैं कान से जो सुनता हूँ, ये सारा चीज़ जा रही है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम पे। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के दो सर्किट हैं, वन इज डोपामिन एंड सेकंड इज कैटेकोलामाइन। ये दोनों सर्किट हमारे थैलेमस, जो कि एक छोटा सा ऑर्गन है, एक छोटा सा पार्ट है ब्रेन का, उस थैलेमस में जाके इंट्रालेमिनर न्यूक्लियस होते हैं, कुछ पार्ट ऑफ थैलेमस होते हैं जिसको कि एक्टिवेट करते हैं। ये एक्टिवेशन करके डिफ्यूजली हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करता है, जिससे कि हम अलर्ट रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं। तो ये सर्किट में जब भी प्रॉब्लम होगी तो हम अटेंटिव नहीं होंगे, अटेंटिव नहीं होंगे तो हम फ्यूग स्टेट में चले जाएंगे। जब रिपीटेड ये हो रहा है तो आप डिमेंशिया का एक पॉसिबिलिटी मान के चलिए कि डिमेंशिया की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मुझे फटाफट फिर आपके पास आना चाहिए। अगर ऐसा होता है किसी शख्स को तो फटाफट अपने न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। सोशल मीडिया आजकल घंटों स्क्रॉलिंग चल रही है, सोशल मीडिया पर लोग खूब सारा वक्त गुजारते हैं, खूब रील्स देखते हैं। ये किस तरीके से हमारी ब्रेन हेल्थ को इफेक्ट करता है? क्या कोई बुरा असर भी है इसका? नहीं, डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के डोपामिनर्जिक सर्किट है और कैटेकोलामिन सर्किट है। तो जब सोशल मीडिया को आप यूज़ कर रहे हो तो रिवॉर्ड फंक्शन मिलता है, रिवॉर्ड मिल रहा होता है, तो डोपामिन की सर्च बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है सर्च। दूसरा सर्किट होता है पपाया सर्किट, जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को कंट्रोल कर रहा होता है।
तो आप यू आर डिपेंडेंट ऑन दैट शॉर्ट सर्किट इज नॉट फॉर लॉन्ग, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी इज इग्नोर्ड, यू आर डिपेंडेंट ऑन दैट शॉर्ट सर्किट। तो पहले देखते थे जैसे कि मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे तो लैंडलाइन को बहुत सारे हम 100 लैंडलाइन नंबर याद कर लेते थे। आज एक भी आप मोबाइल नंबर किसी का पूछोगे आपको याद ही नहीं आएगा क्या मोबाइल नंबर, क्योंकि आपको उसको ब्रेन के लॉन्ग टर्म सर्किट को आप तकलीफ ही नहीं दे रहे हो। तो लॉन्ग टर्म सर्किट जो होता है ब्रेन का, दैट इज डिपेंडेंट ऑन पोस्टीरियर सिंगुलेट गायरस एंड हिप्पोकैम्पस। जब आप रात को सोते हो तो ये दोनों एरिया एक्टिवेट हो जाते हैं, पोस्टीरियर सिंगुलेट गायरस एंड हिप्पोकैम्पस एक्टिवेट हो जाते हैं, तो ये अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को फिल्टर आउट कर देते हैं और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर लेते हैं ब्रेन के एक पर्टिकुलर एरिया में, जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी से यूज होता है। तो जब आप सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज करोगे, डोपामिनर्जिक सर्च करोगे, एग्जॉस्ट कर दोगे डोपामिनर्जिक सोर्सेज को, तो जैसे ही आप सोशल मीडिया से हटे डोपामिनर्जिक फॉल हुआ, रैपिड डिक्लाइन, एंड देन बॉडी विल डिमांड अगेन फॉर सोशल मीडिया, दैट इज एडिक्शन। यू आर addicted to social media and at the same time you are losing your long term memory। और जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये सब कैसे ब्रेन हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं? जैसे मैंने बताया कि ब्रेन में डिफरेंट सर्किट्स हैं जो कि स्पेसिफिकली थैलेमस, सिंगुलेट गायरस, लिम्बिक सिस्टम, प्रीफ्रंटल लोब, ये सारे कनेक्शंस हैं। उसमें एक पर्टिकुलर पार्ट है ब्रेन का जो मोटिवेशन के लिए, एक पार्ट है जो इमोशंस को कंट्रोल कर रहा होता है, एक पार्ट होता है जो सोशल कॉग्निशन को कंट्रोल कर रहा होता है। व्हेन यू आर डिप्रेस्ड, दीज पर्टिकुलर सर्किट्स आर सप्रेस्ड। जब सप्रेस्ड है, लॉन्ग टर्म सप्रेशन जब हुआ इन सर्किट्स का, तो ये ब्रेन की ये वाली सेल्स काम नहीं आ रही है, तो डिसयूज एट्रोफी एक टर्म है। तो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दीज न्यूरॉन्स डीजनरेट और उनकी एट्रोफी के कारण से आपको डिमेंशिया की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो एक अल्जाइमर डिजीज में डिप्रेशन और सोशल आइसोलेशन को एक मेजर फैक्टर माना जाता है जो कि इसके कॉजेशन में इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। क्या लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट बना रहेगा या लाइलाज हो सकता है, उस स्टेज में हम इसकी वजह से पहुंच सकते हैं? बिल्कुल पहुंच सकते हैं यदि आप टाइम से इस चीज़ को ब्रेक नहीं करेंगे। यदि आप सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट हैं, यू आर एडिक्टेड टू सोशल मीडिया, अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म चेंजेस ब्रेन के अंदर आने ही हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने के साथ ब्रेन आयरन एक्यूमुलेशन होता है और साथ में परमानेंट चेंजेस आते हैं, अमलर डिपोजिशन होने लगता है, टाउ प्रोटीन का डिपोजिशन होने लगता है, जो कि अल्टीमेटली अल्जाइमर डिजीज की तरफ लीड करता है। तो अगर अपने दिमाग की सेहत को अच्छा रखना है, उसे तंदुरुस्त रखना है, तो एक निश्चित टाइम के लिए सोशल मीडिया से दूरी बनानी बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये कहता हूँ बैलेंस बहुत ज़रूरी है। कोई किसी भी चीज़ का एक्सेस ठीक नहीं है। सोशल मीडिया कैन बी हेल्पफुल इन स्टिमुलेटिंग योर ब्रेन ऑल्सो, लेकिन जब उसको एक्सेस यूज़ करोगे तो वो अल्टीमेटली एग्जॉशन कर देगा स्टोर्स का, जो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं। ये तो आपने नुकसान बताया, लेकिन क्या कोई फ़ायदा भी है इसका? नहीं, डेफिनेटली। मैं जैसे कहता हूँ कि हाउ टू स्टिमुलेट योर ब्रेन, कैसे आप ब्रेन को और एक्टिवेट करें, तो उसमें हम कहते हैं कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। सबसे पहले आप टाइम से सो जाइए, सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप सोते हो तो आपका पोस्टीरियर सिंगुलेट गायरस, हिप्पोकैम्पस को एक्टिवेट किया, आपने लॉन्ग टर्म मेमोरी को रिस्टोर किया। सुबह जल्दी उठिए, रेगुलर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज इज एज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपके कैटेकोलामिन सिक्रीशंस होंगे और वो भी आपके ब्रेन को हेल्दी बनाएंगे। उसके बाद आपका गुड रीडिंग, गुड लिटरेचर, अच्छा साहित्य पढ़िए, सत्संग करिए, अच्छे लोगों से मिलिए, डेली न्यूज़ देखिए। Music is very important. Light music, soothing music is very, very important. And at the same time, there should be some time for social media. No harm, but excess of everything is bad. हम जहाँ रह रहे हैं, दिल्ली एनसीआर सबसे पॉल्यूटेड सिटीज़ में से एक है। कुछ वक्त पहले एक रिपोर्ट भी आई जिसमें कहा गया कि 17 लाख मौतें सिर्फ 2022 में पोल्यूशन की वजह से हुई हैं। क्या ये पोल्यूशन हमारे दिमाग पर भी असर डालता है, बुरा असर डालता है, खतरा है कुछ? देखिए, डायरेक्ट मैं नहीं कहूँगा कि डायरेक्ट उसके कारण से कुछ होना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली यदि पॉल्यूशन है, यदि आपको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, यदि आप सुबह उठते हैं प्रॉपर लाइट नहीं मिल रही है, आप लाइट नहीं मिलेगी, सनलाइट, ब्राइट सनलाइट का एक्सपोजर नहीं होगा, तो आपका ब्रेन एक्टिवेट होगा ही नहीं। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा तो आप थैलेमस और प्रीफ्रंटल लोब्स जो कि इग्निशन होते हैं ब्रेन के, वो एक्टिवेट नहीं होंगे, तो आप डेफिनेटली डल होंगे। तो लॉन्ग टर्म यदि आप डल रहते हैं तो धीरे धीरे यू विल लैंड टू डिमेंशिया।
इससे पहले आपने नींद की बात कही कि अच्छी दिमाग की सेहत अच्छी हो, इसके लिए नींद बहुत ज़रूरी है। तो कोई कहता है 8 घंटे, कोई कहता है 9 घंटे, कोई कहता है साउंड स्लीप 5 घंटे भी हो जाए। एग्जैक्टली हमें कितने घंटे सोना चाहिए कि हमारा दिमाग जो है बिल्कुल फिट रहे, हमारा शरीर बिल्कुल फिट रहे? देखिए, ये तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप शॉर्ट स्लीप साइकिल में आते हो या लॉन्ग स्लीप साइकिल में आते हो। एक ग्रुप है, जैसे हमारे पीएम मोदी हैं, 4 घंटे की स्लीप उनके लिए बहुत है, सफिशिएंट, एंड ही इज ऑलवेज एक्टिव एंड अलर्ट। दूसरी तरफ एक है जिसको यदि 4 घंटे सुलाओगे तो दिन भर क्रैंकी रहेगा, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, प्रॉपर चीज़ों को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, फिजिकली फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो दूसरा ग्रुप है जो 7-8 घंटे की नींद चाहिए। तो ये आप यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि ये कौन सा है, ये दिस यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपका स्लीप साइकिल कितना है। तो मोस्टली 7-8 घंटे की स्लीप है जो कि चाहिए होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आप किसी तरह का कोई नशा करते हैं सर, और लगातार वो करते हैं, वो आपकी हैबिट बन चुकी है, आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, तो नशा कितना बुरा हो सकता है हमारे दिमाग के लिए? तो अब जो भी नशे की चीज़ें होती हैं उनको हम बोलते हैं हेलुसिनोजेंस। मैरिजुआना ले लिया या आपने और दूसरे तरह के नशे कर लिए, लगातार नशे करते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे ब्रेन सेल्स उस पर डिपेंडेंट हो गई हैं। ब्रेन सब सेल्स जब डिपेंडेंट हो जाती हैं तो जो स्पेसिफिक लिम्बिक सिस्टम जो होता है वो उसके कारण से धीरे धीरे डीजनरेट करने लग जाएगा। तो परसिस्टेंट परसेप्चुअल डिसऑर्डर हो जाता है, यानी कि कुछ चीज़ें आपको दिखने लग जाती हैं जो हकीकत में नहीं है, हेलुसिनेशंस होने लगते हैं कि आपको चिड़ियाँ चहचहाती दिख रही हैं, कोई आपसे बातचीत कर रहा है, आपको कोई चीज़ सुनाई दे रही है, आप किसी चीज़ को फॉल्स बिलीव कर लेते हो, कुछ चीज़ों का गलत इंटरप्रिटेशन कर लेते हो, इल्यूजन्स एंड डिल्यूजन्स होने लग जाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स होने लगते हैं यदि आप लगातार नशे के आदी हो गए हैं, और जैसे आप नशा छोड़ते हो तो बॉडी डिमांड करने लगती है उसकी, नशे की एडिक्शन हो जाता है वो, और उसको कॉम्प्लिकेट करता जाता है। हमारी दिमाग की सेहत अच्छी रहे उसके लिए कौन सी ऐसी 5 चीज़ें आप सजेस्ट करेंगे कि हमको करना चाहिए और हमें अपनी हैबिट में उसे शामिल कर लेना चाहिए? मैंने बताया कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, तो नींद अच्छी कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर, शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, डे टू डे लाइफ। तो 7-8 घंटे की नींद, सुबह उठ के रेगुलर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन। देन सोशलाइजेशन, सत्संग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे लोगों से मिलेंगे, एंड रीडिंग गुड लिटरेचर जो कि आपके ब्रेन को एक्टिवेट करे। न्यूज़ देखिए, पढ़िए, यदि आप कोई भी प्रोग्राम देखते हैं तो दैट शुड बी स्टिमुलेटिंग फॉर योर ब्रेन, यू शुड फील हैप्पी। यदि आप हैप्पी होंगे तो डेफिनेटली यू विल बी हेल्दी एंड योर ब्रेन विल बी हेल्दी। जैसे कुछ बीमारियां हैं, दिल की बीमारी है, डायबिटिक है लोग, और डायबिटीज़ लगातार बढ़ ही रहा है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी भी चली आती हैं, आँखों की बीमारियां। तो क्या ब्रेन जो है उससे संबंधित जो भी बीमारियां हैं वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं? होती हैं। कुछ बीमारियां हैं जो कि ब्रेन की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बीमारी में हम कहते हैं कि इट्स वेरी कॉमन, जो हम डे टू डे देखते हैं, सेरिबेलर अटैक्सिया, यानी कि लड़खड़ाना, हाथ पैर कंट्रोल में नहीं है, चलने में दिक्कत आ रही है, बोलने में दिक्कत आ रही है, वेरी वेरी कॉमन। स्पाइनोसेरेब्रल अटैक्सिया इज हेरिडिटरी। हमने देखा कि एक अग्रवाल कम्युनिटी के अंदर इट्स वेरी कॉमन, क्योंकि कहीं ना कहीं पे कुछ जेनेटिक म्यूटेशन होते हैं, उसके कारण से वो पीढ़ियों से तक चलता रहता है, लोगों को पता ही नहीं चलता है। तो हम कहते हैं कि आप टेस्ट कराइए, टेस्ट करा के हम उसको रिवर्ट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि आप यदि कंफर्म हो गया कि आपको ये पर्टिकुलर जेनेटिक म्यूटेशन है तो आप अपने बच्चों का भी वो टेस्ट कराएं। यदि उनमें वो पॉजिटिव निकलता है तो उन बच्चों की शादी नहीं करिए, या उनके बच्चे नहीं होने चाहिए, उनको अडॉप्ट करिए बच्चों को। तो एक लेवल पे आपको साइकिल ब्रेक करना पड़ेगा। ये हो गया ब्रेन का। इसी तरह से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हम देखते हैं पीढ़ियों में चल रही होती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, जिसमें कि हाथ पैर धीरे धीरे कमजोर हो गए, उठने बैठने में दिक्कत आ रही है। तो इस तरह के उसमें टेस्ट करके इस तरह के बच्चों की, जो भी पेशेंट्स हैं उनकी शादी नहीं हो, शादी होती है तो उनके खुद के बच्चे नहीं हो, तब उस साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं। आपने कहा वो साइकिल ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, तो ऑफ कोर्स वो रिपीटेडली चलती रहेंगी, हर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेंगी। क्या कहीं आपने जो बातें बताई कि वो साइकिल ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या कोई और तरीका है, क्या कोई नया रिसर्च आया है हमारे यहाँ कि उससे
आप अपना सामाजिक जीवन भी अच्छे से जी सकते हैं, आप फिट भी रहोगे और आपकी जो बीमारियां हैं जो आगे ना बढ़ें। क्या कोई नई रिसर्च चल रही है? नहीं, देखिए रिसर्च तो हर लेवल पे होती है। जो अभी हम जहाँ पे लैकिंग है वो है डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स। डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स जिनका कोई कॉज नहीं मालूम है, स्पेसिफिक कॉज नहीं मालूम। जब स्पेसिफिक कॉज नहीं मालूम तो उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। अब उसमें ब्रेक थ्रू होने लगे हैं, कुछ नए टेस्ट भी आने लगे हैं, कुछ नए ट्रीटमेंट भी आए हैं। जैसे अमाइलॉइड पैट है। अमाइलॉइड पैट होता है वो अल्जाइमर डिजीज़ का, वेदर यू लैंड अप इन अल्जाइमर्स डिजीज़, वो 10 साल पहले बता देगा कि हाँ आपको पॉसिबिलिटी है कि आप अल्जाइमर डिजीज। इंडिया में मौजूद है? इंडिया में मशीन अभी नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आने वाली है। और मेरे को लगता है कि अभी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, आने वाले टाइम में कॉस्ट भी कम हो जाएगी। यदि आपने 10 साल पहले अल्जाइमर डिजीज़ का प्रेडिक्शन कर दिया कि आपको अल्जाइमर डिजीज़ होने वाली है, तो इंजेक्शन आ गए हैं जो कि अमाइलॉइड को डिपॉजिट करने से रोक देंगे। अभी उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इंडिया में अवेलेबल नहीं है, आने वाले टाइम में अवेलेबल हो जाएंगे, कॉस्ट भी कम हो जाएगी, तो अल्जाइमर डिजीज़ का प्रिवेंशन होने लगेगा। पार्किंसन डिजीज़ के लिए ऑलरेडी डीबीएस की सर्जरी हम करते हैं, एमआरजी एफयूएस होने लगा, जिसमें कि पर्टिकुलर हिस्से को लेज़र से उसको आपने जला दिया तो आपके ट्रेमर्स कम हो गए। इसी तरह से प्रोटॉन बीम आ गया, जिसमें कि आपको बिना सर्जरी के ब्रेन के ट्यूमर को लोकलाइज्ड प्रोटॉन रेज दे के उसको जला दिया आपने। तो इस तरह के डेवलपमेंट तो हो ही रहे हैं। अब हम थोड़ा डाइट पर आते हैं, क्योंकि लोग अब बहुत, खास तौर पे कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं अपने खाने पीने को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर। फिजिकल एक्टिविटी, योगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन दिमाग के लिए स्पेसिफिक कुछ ऐसे सुपर फूड्स मौजूद हैं जिससे हमारी ब्रेन हेल्थ अच्छी रहे। मेडिटेरियन डाइट हम मानते हैं कि बहुत अच्छी डाइट होती है। मेडिटेरियन डाइट में वेजिटेबल्स होते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, फलियाँ होती हैं, लेग्यूम्स होते हैं, दालें होती हैं। तो ये वाली जो डाइट होती है, जो कि विच इज़ फुल इन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लेग्यूम्स एंड पल्सेस, इज़ वेरी गुड फॉर ब्रेन हेल्थ। डॉक्टर, हम अपनी डेली हैबिट्स जो हैं, रूटीन है, उनमें आपने एक तो बताया अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, इसके अलावा और कौन कौन से बदलाव करें? खासतौर पे वो जो हमेशा कहते हैं वक्त नहीं है, वक्त की कमी है, क्या शॉर्ट एंड स्वीट कुछ हो सकता है वो बदलाव जिससे हमारी ब्रेन हेल्थ अच्छी रहे? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि यदि आप हैप्पी रहोगे तो आपकी ब्रेन हेल्थ अच्छी रहेगी। खुशियाँ। हाँ, तो हैप्पीनेस कैसे आएगी? हैप्पीनेस इज इनर। आप ये सोचो कि ये काम ऐसा हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये उसने ऐसा कर दिया तो ठीक हो जाएगा, वो इस मेरे को ये गाड़ी मिल जाएगी तो मैं ठीक हो जाएगा, मेरे को जॉब में ये लेवल मिल जाएगा तो ठीक हो जाएगा, मैं खुश हो जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला। इनर हैप्पीनेस ढूंढिए। यदि आप अंदर से खुश हैं तो डेफिनेटली आपकी बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होती चली जाएंगी। तो ये इनर हैप्पीनेस कैसे आए, उसके लिए मैंने बताया कि अपना रूटीन ऐसा करो कि अननेसेसरी बातों को फिल्टर आउट करो, अपना टाइम से सो, टाइम से उठो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, लोगों से, अच्छे लोगों से मिलो, अच्छे दोस्तों से मिलो, ठाके लगाओ, फैमिली के साथ टाइम व्यतीत करो और बढ़िया लिटरेचर पढ़ो। दरअसल मुझे लगता है कि ये हासिल महफिल है इस पूरी बातचीत का, कि आपका खुश रहना, आपका पॉजिटिव सोचना जो है 50% तक आपके ब्रेन हेल्थ को अच्छा रख सकता है, कंट्रोल कर सकता है। और डॉक्टर अरुण, यहाँ आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी राय और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो जिस तरह आप अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं, ठीक उसी तरह अपनी ब्रेन हेल्थ के लिए सोशल मीडिया से थोड़ा डिस्टेंस जो है वो कीजिए, अच्छी नींद लीजिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छा लिटरेचर पढ़िए, अच्छा म्यूज़िक सुनिए। उससे आपकी ब्रेन हेल्थ बहुत बेहतर रहेगी और किसी भी तरह की बीमारियों की जो आवक है, उसकी अगर आहट है भी तो थोड़ी सी कम और धीमी ज़रूर हो जाएगी। तो इस तरह की तमाम जानकारियों को लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।